चलिए नहीं, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान 1947, जैसे हम सबको पता है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान जो था वो मार्ज़ वजूद में आया, हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से। तो 1947 में जब आज़ादी मिलती है तो उसके बाद जो अंग्रेज़ थे ना, उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि इंडिया को, जो हिंदुस्तान था उस टाइम पे, यूनाइटेड इंडिया जो था, चलिए यूनाइटेड इंडिया लिख लेते हैं। यूनाइटेड इंडिया जो था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक पाकिस्तान था और एक भारत चलें कह लेते हैं अभी, या इंडिया कह लें। तो ये दो जो हिस्से थे इनमें उन्होंने इसको डिवाइड किया। तो अब देखें तो इसमें ना, हम्म, ये दोनों जो हिस्से थे इन दोनों ने उस टाइम पे, उससे पहले यानी 1947 से पहले, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इसके तहत इन दोनों ने गवर्नमेंट चलाना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान और इंडिया यानी आज़ाद होता है तो उस टाइम पे कोई कानून तो होता नहीं है, तो उन लोगों ने काम चलाने के लिए कौन सा कानून इस्तेमाल किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हम लोग डिटेल में लेक्चर्स करेंगे तो उसमें इस पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था। तो ये दोनों ने इसी की बुनियाद पे इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स की और इसी के तहत उन्होंने काम चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जी बेसिक सिनेरियो आपको बताने लगा हूँ कि जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उस टाइम पे कौन सा हमारा आइन था? ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, इसी के तहत जो है ना वो हम अपना मुल्क चला रहे थे पाकिस्तान। अब होता क्या है कि कोई भी मुल्क जो होता है ना, वो अगर अब जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ना बना लेता, उस वक्त तक वो सही मानों में आज़ाद नहीं है। या आप कह लें कि लीगली वो आज़ाद नहीं होता। यानी पाकिस्तान लीगली आज़ाद उस टाइम हुआ जब उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो 1947 में पाकिस्तान वैसे तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों की आज़ादी हमें उनसे आज़ादी मिल गई, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से हम लोग आज़ाद जो है 1956 में हुए हैं, जब हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड आप बताने लगे। अच्छा, 1947 में पाकिस्तान बनता है, तो पाकिस्तान के बनते साथ ही आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को आते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रेफ्यूजीज का। ये जो इंडिया से यहाँ पर लोग हिजरत करके मुसलमान आए थे, उन लोगों को सेटल करने का बहुत बड़ा एक कह लें कि पाकिस्तान को चैलेंज था। उनको ऑब्वियसली रहाइश देना, कैंपसेस में खाना देना और बहुत सारे और मसाइल थे। एक तो ये बड़ा, दूसरा बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के हिस्से का यानी पैसा था, यानी ओबियसली जब यूनाइटेड इंडिया था तो एक ही कह लें कि खजाना था। अब हुआ क्या कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए तो पाकिस्तान का भी एक उस खजाने में से एक हिस्सा था। वो खजाने में हिस्सा पाकिस्तान को इंडिया ने थोड़ा थोड़ा करके दिया और डिले करके दिया। इवन अभी भी पाकिस्तान का उधर कुछ आउटस्टैंडिंग है। तो बता ये रहा हूँ कि वो भी एक दूसरा मसला बन गया। तीसरा मसला क्या बना कि पाकिस्तान ने को ये जो कश्मीर के ऊपर जो इंडिया ने अटैक करके कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया, एक वो इशू बन गया। ये तीन मेन इश्यूज थे जिसकी वजह से पाकिस्तान शुरू वाले सालों में पाकिस्तान को समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान क्या करे। तो 1947 से लेकर 1950 तक पाकिस्तान जो है उसने कुछ भी नहीं किया। यानी कोई कानून यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है इसके ऊपर काम नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर काम नहीं हो सका। उसकी आपको ऑब्वियसली वजह मैंने बता दी कि ये इस तरह के मसाइल थे जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है उसने ऑब्वियसली उनके ऊपर फोकस किया और बाद में जो है ना कहा, यानी बाद में आइन की तरफ वो मूव किया। ये सारी वजह थी। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है कि 1949 में, ये 1950 चले इसमें 49 ही आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। 1947 से 1949 तक पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम नहीं किया।
अब 1949 में ऐसे होता है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पेश होती है, लियाकत अली खान पेश करते हैं, जिसे करारदाद मकासद आपने उर्दू में पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये चीजें मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये आज हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वैसे ये नहीं बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। तो 1947 में ऐसे होता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके कहते हैं कि उन्होंने जो क्या लिखे स्ट्रक्चर जो था वो डिफाइन कर दिया, कि ये बता दिया कि पाकिस्तान जो होगा वो एक इस्लामिक रिपब्लिक होगा, पाकिस्तान की में जो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह होगी, इस तरह की सारी चीजें जो है ना, मिनॉरिटीज के राइट्स, पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट होगा, बला बला, इस तरह की सारी चीजें जो थी वो 1949 में उन्होंने डिसाइड कर ली। अब उसके बाद जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ आते हैं तो उस टाइम पे उनको क्या इश्यूज आते हैं। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है ना एक स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे इश्यूज आते हैं। ये बेसिक इश्यूज अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहला जो इशू था वो था जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स इन फेडरल लेजिस्लेचर। अब ये क्या चीज है, इसको मैं इधर थोड़ा बैक जाके आपको समझाता हूँ। देखिए कोई भी कंट्री जो होता है ना उसका अ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है जी, एक सेंटर होता है और नीचे क्या होते हैं जी, प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस हों या स्टेट्स हों कुछ भी। तो अब ये जो प्रोविंसेस होते हैं, अब इनमें जो अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये इसके अंदर प्रोविंसेस, हर प्रोविंस से क्या होते हैं रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इनके नुमाइंदे होते हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान में MNAs होते हैं, यानी सिंध से भी हैं, KP से भी हैं, पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं। हर एक एरिया से MNAs जो हैं वो हमारी कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, सेंटर के अंदर इस्लामाबाद में मौजूद है। इसको कहते हैं जी दूसरा लेजिस्लेचर, यानी जो बात मैं कह रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट से मुराद क्या है प्रोविंसेस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स इन फेडरल लेजिस्लेचर, यानी फेडरल के अंदर जो एक कानून साज अदारा होगा उसके अंदर सूबों की क्या नुमाइंदगी होगी, किस तरह से नुमाइंदगी होगी, ये सबसे बड़ा इशू था। अब वो इशू बना क्यों, उस इशू की वजह ये थी कि भाई ये जो पाकिस्तान जब बना तो उस टाइम पे ऐसे था कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी पॉपुलेशन 54% थी, यानी टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 54% कहाँ पे रहते थे, ईस्ट पाकिस्तान में। यानी बांग्लादेश जो है आज पाकिस्तान की टोटल आबादी का उस टाइम 54% कहाँ पे रहते थे, ईस्ट पाकिस्तान में। और वो सिर्फ एक सूबा था, एक यूनिट था, क्लियर है। अब होता क्या है कि दूसरी तरफ जो वेस्ट पाकिस्तान है इसके अंदर पाकिस्तान की आबादी का, उस टाइम की आबादी का 46% है, और इसके अंदर 9 यूनिट्स हैं, यानी 9 सूबे हैं या 9 किस्म के कह लें कि डिविजन्स हैं। तो इसके अंदर कितने हैं, 54% आबादी में सिर्फ एक सूबा है, और यहाँ पर क्या है 46% पॉपुलेशन पे 9 यूनिट्स हैं। वो 9 यूनिट्स कौन कौन से थे, पंजाब था, उसमें सिंध था, NWFP जो आज KP के है, ठीक है, ये था। फिर ट्राइबल एरियाज जो थे, हमारे जो कबायली इलाके हैं वो सारे शामिल थे। फिर जी बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर एक स्टेट होती थी जो हमारे जो साउथ पंजाब में अभी भी मुल्तान से के साइड पे है, ये एक पूरी स्टेट थी उस टाइम पे। इसी तरह बलूचिस्तान जो था ये यानी प्रोविंस का दर्जा। फिर बलोच स्टेट जो थी, बलोचों की मुख्तलिफ स्टेट थी, जिसे आपको पता है एक किलात के नाम से थी, इसी तरह और भी कुछ स्टेट्स के नाम है। इसी तरह एक सिंध के अंदर स्टेट थी खैरपुर के नाम से। इसी तरह कराची जो था कैपिटल फेडरेशन, उस टाइम पे आपको पता है कि कराची जो था वो क्या था, पाकिस्तान का कैपिटल था। तो इसको कैपिटल ऑफ फेडरेशन, यानी ये एक अलग एक यूनिट था, इसकी एक अपनी नुमाइंदगी होनी थी। तो बता ये रहा हूँ कि वेस्ट के अंदर तकरीबन 9 यूनिट, तकरीबन मुकम्मल यानी एग्जैक्टली 9 यूनिट्स थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिट था। अब ये जो एक मसला था ना, ये बड़ा गंभीर मसला था। ये गंभीर मसला क्यों था उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि अब होता क्या है कि कोई भी कंट्री जो होता है उसने जब भी अपनी फेडरेशन में, अरे मैं जी ये माइक अपने ना काइंडली म्यूट रखें।
बाकियों को भी डिस्टर्बेंस होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे जो है ना माइक ऑन करके बात कर सकता है, लेकिन वैसे जो है ना इसे म्यूट कर। चलिए जी, हम लोग बात कर रहे थे कि ये मसला किस तरह है कि 9 यूनिट्स हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, मसला ये हुआ कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे ना, इनको एक ना कह लें कि एहसास यानी इनको इनको राइट्स नहीं दिए गए थे स्टार्ट में। इनको ना ईस्ट पाकिस्तान वालों को ईस्ट पाकिस्तान वालों को राइट्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से इनको ऐसे लगता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं ना, वो हमारे साथ ज्यादती करेंगे। कैसे ज्यादती? इस तरह कर सकते हैं कि अगर फेडरल लेजिस्लेचर में, यानी जो आज हम जैसे हमारी कौमी असम्बली है, उसके अंदर अगर वेस्ट पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, क्योंकि वहां पे 9 यूनिट्स है ना, तो हर यूनिट को वो अगर अगर ये इस तरह से करे ना, वो क्या उसे कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दे कि हर यूनिट में अगर वो कहते हैं नहीं 50 सीटें हम देते हैं, तो देखें आप देखें 54% आबादी को 50 सीटें मिलेंगी, तो इधर 9 into 50 कितनी बन जाएगी? 9 into 50 ये तकरीबन 45 यानी 450 बन जाएंगे। ठीक है, तो बता ये रहा हूँ कि उनको ये खतरा था कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन इस बुनियाद पे हो कि यूनिट्स की बुनियाद पे हो कि हर यूनिट को इतनी इतनी सीटें दे दें, तो फिर तो हमारे लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट पाकिस्तान वाले पहले ही हमें राइट्स नहीं दे रहे। और अगर फेडरल लेजिस्लेचर में भी इनकी ही ज्यादा अक्सरियत होगी, तो ये फिर क्या करेंगे? ऐसे कवानीन बनाएंगे जिसके जरिए से ईस्ट पाकिस्तान को क्या होगा? नुकसान होगा, इस पाकिस्तान के राइट्स को सप्रेस किया जाएगा। तो ये इनको बहुत ज्यादा डर था कि हमें बजट में कम हिस्सा मिलेगा, हमें तालीम कम मिलेगी, और ये इनका खदशा था। और ये बाद में खदशा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि बाद में वेस्ट पाकिस्तान वालों ने एग्जैक्टली वही हरकतें की जो उनका खदशा था। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम था कि वो 54% आबादी उस साइड पे रहती थी, 46% इधर रहती थी, और दोनों में क्या था? एक मिसट्रस्ट था, दोनों में एक कह लें अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता था। वो खास तौर पे ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे, ये इनसिक्योर फील करते थे वेस्ट पाकिस्तान वालों से। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू बना जब वो ये चीजें डिसाइड करने लगे कि पाकिस्तान का जो फेडरल लेजिस्लेचर होगा उसके अंदर कितने जो होंगे यानी मेंबर्स वेस्ट पाकिस्तान से होंगे और कितने मेंबर्स ईस्ट पाकिस्तान से होंगे। वो मसला सबसे पहला बना। दूसरा मसला ये था कि क्या सेंटर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए या प्रोविंस के साथ ज्यादा पावर होनी चाहिए? देखिए, सेंटर जो है और नीचे क्या आ जाता है प्रोविंसेस है, इस तरह से मैं बना देता हूँ ये भी लिख के। देखिए, सेंटर जो है इसके पास कुछ शोबे होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो जिनके ऊपर सेंटर का इख्तियार होता है। जैसे कि अगर आप बात करें पाकिस्तान में, फॉरेन अफेयर्स जो है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। आपको कोई भी प्रोविंशियल फॉरेन मिनिस्टर नहीं नजर आता। आपको हमेशा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा मिलता है? वो हमेशा फेडरल का ही होता है। वो फेडरल गवर्नमेंट का ही फॉरेन मिनिस्टर होता है। किसी भी प्रोविंस का कभी आपने नहीं सुना होगा कि सिंध फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की कोई बात रहती है। इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर जो है वो भी सिर्फ फेडरल में होता है, और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो बता ये रहा हूँ कि सेंटर के पास भी पावर्स होती हैं और प्रोविंसेस के पास भी पावर्स होती हैं। क्लियर है? तो अब मसला ये था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे तो इन लोगों ने ये डिसाइड करना था कि क्या सेंटर को ज्यादा मजबूत रखें या प्रोविंसेस को मजबूत रखें। ठीक है, तो अब ये जब डिबेट स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे भी एक खदशा पैदा हुआ। जो वेस्ट पाकिस्तान वाले सॉरी ईस्ट पाकिस्तान वाले थे ना, वो कहते थे कि भाई आप प्रोविंसेस को हुकूमत दें, सॉरी इख्तियारात दें, प्रोविंसेस को क्या दें? मजबूत करें, उनको इख्तियारात ज्यादा दें। वो कहते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें जो हैं वो सेंटर को दें। एक उन्होंने कहा था जी फॉरेन अफेयर्स दे दें, दूसरा उन्होंने कहा था जी डिफेंस दे दें, तीसरा उन्होंने कहा था कि करेंसी दे दें, यानी करेंसी को जितनी भी वो उसको बनाना है या उसको इशू करना है, ये सारा काम फेडरल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जबकि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है, तालीम है, सेहत है,
लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ किसके पास हो, प्रोविंसेस के पास हो। ये किसने कहा था? ईस्ट पाकिस्तान वालों ने ऐसे कहा था। जबकि आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो एक फिजिकल कनेक्टिविटी तो थी नहीं। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, आपको पता है बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी भी आप देखें तो कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है। दरमियान में इंडिया है और इंडिया को क्रॉस करने के बाद आगे हमारे पास बांग्लादेश आता है। तो वो उन्होंने ये यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको ये डर था कि भाई अगर हम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दें, इस तरह से इतने ज्यादा इख्तियारात दे दें, तो कल को तो इनके लिए आसान हो जाएगा, हमसे ये अलहदा होना इनके लिए आसान हो जाएगा। तो इस वजह से वो चाहते थे कि फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको मजबूत किया जाए, फेडरेशन को ज्यादा पावर दी जाए, ताकि हम लोग यानी एक पाकिस्तान को यूनाइटेड रख सके। ठीक है, उनका ये मकसद था। तो अल्टीमेटली फिर ये डिसाइड किया गया कि स्ट्रॉन्ग जो कह लें कि सेंटर जो होना चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी दी जाए लेकिन इतनी ज्यादा ना दी जाए कि कल को वैसे ही वो कह लें कि बागी हो जाए। तो ये भी एक हमारे पास इशू था। थर्ड इशू जो था वो था नेशनल लैंग्वेज का। नेशनल लैंग्वेज का क्या था कि बंगाली चाहते थे कि देखिए पाकिस्तान का जो ये जो वेस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे, वेस्ट पाकिस्तान में आपको पता है मोस्टली जो है हर एक प्रोविंस की अपनी लैंग्वेज है। सिंध में सिंधी बोली जाती है, ठीक है, केपी में पश्तो बोली जाती है, इसी तरह पंजाब में पंजाबी है, सराइकी है, और भी इस तरह की मुख्तलिफ जुबानें हैं। ठीक है, इसी तरह बलूचिस्तान है तो बलूची बोली जाती है। तो उर्दू तो वेस्ट पाकिस्तान में भी कहीं नहीं बोली जाती है, मतलब इन लार्ज अगर बात करें, छोटे छोटे एरियाज हैं जैसे कराची है, हैदराबाद है, या लाहौर में कुछ यानी आज लोग बोलते हैं, लेकिन उस दौर में देखा जाए तो पंजाबी यानी पंजाब में मोस्टली पंजाबी बोली जाती थी, सिंध में मोस्टली सिंधी बोली जाती थी। तो इस वजह से यानी हर सूबे की एक अपनी अपनी जुबान थी। वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान जो था उसमें क्या सीन था, उसमें सारी बंगाली बोलते थे, उसमें यानी 54% पॉपुलेशन जो थी वो बंगाली बोलती थी। तो अब हुआ क्या कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसके अंदर ये बात की गई कि उर्दू विल बी आवर नेशनल लैंग्वेज, ये उन्होंने बात की। तो उसका नतीजा ये निकला कि ये लोग क्या हो गए, उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो बंगाली थे ये बड़े अपसेट हो गए कि हम 54% हैं और हमारी लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है, जबकि 46% वाले जो, हालांकि ये जो 46% इधर है इनकी भी उर्दू लैंग्वेज नहीं थी, इनकी भी अपनी अपनी जुबानें थी। तो बताइए, लेकिन ये बात है कि यहाँ पर लोग मोस्टली इसको अंडरस्टैंड करते थे। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू को हर बंदा अंडरस्टैंड कर लेता है, अब आज भी ऐसे ही है। नो ऑल्दो घरों में लोग नहीं भी बोलते होंगे या बोलते भी हैं, लेकिन मोस्टली वेस्ट पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, उसमें उर्दू हर घर में समझी जाती है। ठीक है, तो ये वजह थी कि ये इन लोगों में मसला बना। इन्होंने कहा कि हम हर सूरत इस बात को नहीं मानेंगे, आप बंगाली और उर्दू दोनों को क्या करें, आप नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करें। तो ये बाद में उनका ये वाला जो उनका यानी उनकी जो डिमांड थी इसको मान लिया गया। तो ये बेसिक इश्यूज से आगे हम लोग बात करते हैं कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या स्टेप्स हुए, वो हम बात करने लगे। ठीक है जी। तो अब हुआ क्या कि जब 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो पास हुई, तो उस टाइम पे बेसिक प्रिंसिपल कमेटी को बनाया गया। जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी ये कब बनी है, 1949 में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो जाती है, तो उस टाइम आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाते हैं जिसको कहते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। इसके अलावा और भी कमेटीज थी, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो यही थी, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। अब ये जो कमेटी थी इसके 24 मेंबर्स थे। ठीक है, और इस कमेटी के अंदर भी 3 सब कमेटीज थी। ठीक है, तो इन कमेटीज का काम क्या था? ये सब कमेटी पहली थी, इसका काम ये था कि वो फेडरल और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर, उनकी जो पावर्स है ना उनको डिफाइन करेगी। यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होनी चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होनी चाहिए। जो मैंने पहली बात की कि पावर प्रोविंस स्ट्रांग होना चाहिए या आपके पास जो है वो सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो ये जो कमेटी थी इसने वो चीज डिफाइन करनी थी कि पावर ज्यादा किसके पास हो, कौन कौन सी पावर किसके पास हो, ये सब कुछ डिफाइन करना था।
इस सब कमेटी ने। जबकि ये दूसरी सब कमेटी जो थी, जिसको सब कमेटी ऑन फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज क्या होती है, ये जो हमारे हल्के होते हैं ना, यानी हम कहते हैं जी ये कौमी असम्बली का या नेशनल असम्बली का ये फलां हल्का है, NA 101 है, 102 है, जो भी है, तो ये जो हल्के होते हैं इनको फ्रेंचाइज बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो फ्रेंचाइज को की डीलिमिटेशन करनी होती है, डीलिमिटेशन से मुराद ये कि फलां फलां एरिया जो है फलां कौमी असम्बली के हल्के में आता है, फलां फलां एरिया, फलां फलां पॉपुलेशन जो है वो फलां, तो ये डिफाइन किसने करना था, इस कमेटी ने। और ऑब्वियसली जब ये कमेटी ये डिफाइन कर लेती कि इतने मेंबर्स जो हैं वो चाहिए फलां फलां आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके बाद फिर वो डिफाइन होना था कि फेडरल गवर्नमेंट में प्रोविंस, कौन से प्रोविंस से कितनी मेंबर्स आने चाहिए और कौन से प्रोविंस से कितने नहीं आने चाहिए। तो ये चीज फिर आ जाती, फिर आ जाता है जी जुडिशरी के ऊपर भी एक कमेटी थी कि जुडिशरी के पास क्या क्या इख्तियारात होने चाहिए, तो ये भी ये तीसरी कमेटी थी। तो इस तरह से ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का इसने ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना इस तरह से रोल अदा किया। अब हम बात करते हैं कि इसकी रिपोर्ट क्या क्या थी। सबसे पहली जो रिपोर्ट थी ना, अभी आगे इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, आप लोग जो है आपको बहुत मजा आएगा इसमें आगे। तो मैं बात बता रहा हूँ कि अब होता क्या है कि ये जो पहली कमेटी आती है ना, जिसको इंटरम सॉरी प्रिंसिपल कमेटी की पहली रिपोर्ट, जिसे इंटरम रिपोर्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कहते हैं, 1950 में ये लियाकत अली खान जो थे उन्होंने इसको पेश किया था। तो लियाकत अली खान जो है उन्होंने इसके अंदर बताया कि जी हमारे पास जो फेडरल लेजिस्लेचर होगा उसके दो हाउस होंगे। उन्होंने क्या बोला जी, बाई कैमरल होगा जी, फेडरल लेजिस्लेचर विल बी बाई कैमरल। तो मैं बाई कैमरल के ऊपर पूरी डिस्कशन है, इसमें हम लोग बात करेंगे बाई कैमरल और यूनि कैमरल क्या होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि आज जैसे पाकिस्तान में एक नेशनल असेंबली है ना, और एक क्या है, सेनेटर। तो जब आपके सेंटर के अंदर पार्लियामेंट के दो हाउस हों, तो उस टाइम उसको कहते हैं कि ये बाई कैमरल है। यानी आपके जब पार्लियामेंट के दो हाउस हों तो उसको क्या कहा जाता है, बाई कैमरल। अगर एक हाउस हो तो उसको कहा जाता है यूनि कैमरल। पाकिस्तान जो है में बाई कैमरल है आज भी। इसके अलावा पाकिस्तान जो टर्की है, टर्की में यूनि कैमरल है। यूके में बाई कैमरल है, अमेरिका में बाई कैमरल है, वहाँ पे भी। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ कंट्रीज अपनी अपनी ज़रूरियात के हिसाब से यूनि कैमरल रखते हैं या बाई कैमरल रखते हैं। तो वो बात हम लोग करेंगे। पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोगों ने पढ़नी है तो उसमें पता चल, नहीं तो ये जब कोर्स में पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स पे इंशाल्लाह, इसमें मैं पहले वहीं से बेसिक से लेके चलूंगा आप लोगों को। तो बताइए रहा हूँ कि ये जी इस तरह से होता है कि पाकिस्तान में आज भी बाई कैमरल है। तो उन्होंने कहा जी, लियाकत अली खान है कि दो हाउस होंगे। एक का नाम उन्होंने रखा, अच्छा जी, एक होता है अपर हाउस होता है, एक होता है लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस आज जो है पाकिस्तान में जैसे सेनेट है ना, तो सेनेट को अपर हाउस कहते हैं, अवाने बाला जिसे उर्दू में कहा जाता है। इसी तरह लोअर हाउस क्या होता है, जो अवाने जेरी या नेशनल असेंबली आज पाकिस्तान की बात करें, तो उस टाइम पे उन्होंने लोअर हाउस का नाम दिया था हाउस ऑफ पीपल, जबकि अपर हाउस का उन्होंने नाम दिया था हाउस ऑफ यूनिट्स। तो ये जो दो नाम उन्होंने उस टाइम पे रखे थे। उन्होंने कहा कि लोअर हाउस जो होगा उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगी सूबों की, वो होगी उनकी आबादी के लिहाज से, उनकी आबादी के लिहाज से। कैसे, अब ईस्ट पाकिस्तान है था, तो इस पाकिस्तान में कितनी आबादी है जी, 54%। तो उस यानी लोअर हाउस के अंदर, हाउस ऑफ पीपल के अंदर कितने लोग, 54% पीपल, यानी 54% रिप्रेजेंटेशन, यानी 54% मेंबर्स जो होंगे वो किसके होंगे, ईस्ट पाकिस्तान के। जबकि बाकी जो 46% लोग होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो वेस्ट पाकिस्तान से, के जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं जो अभी हमने पहले बताया, मैंने सिंध है, पंजाब है, खैरपुर और बलूचिस्तान, बलूच स्टेट्स, KPK वगैरह, ये जो उस टाइम पे NWFP था, तो वो हर एक सूबे की उन्होंने फिर मुख्तलिफ बताई कि फलां फलां इस तरह से होगी। इसी तरह उन्होंने कहा जी अपर हाउस जो होगा उसके अंदर हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब उन्होंने यहाँ पे नंबर नहीं बताया कि कितने होंगे, ठीक है, यहाँ पर नंबर्स उन्होंने नहीं बताया कि भी इतने होंगे, सिर्फ उन्होंने एक जनरल बता दिया। नंबर ना बताने की वजह ये थी कि ये जो हमारे पास सब कमेटी थी ना फ्रेंचाइज वाली, इसने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया था। तो इस वजह से इनके पास अभी
ये पता नहीं चला था कि कितने MNA चाहिए होंगे पाकिस्तान की पूरी आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इस वजह से ये काम लेट हो गया। तो उन्होंने फिर जनरली बता दिया कि भी जो अब लोअर हाउस होगा उसके अंदर आबादी के लिहाज से हम लोग मेंबर्स ऐड करेंगे, जबकि अब अपर हाउस में सब यूनिट्स के एक जितने होंगे। तो अब आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो अपर हाउस पे इस पे उन्होंने जो बात की है, लोअर हाउस का तो डिफाइन हो गया ना कि इस पाकिस्तान के 54% होंगे और वेस्ट पाकिस्तान के 46% होंगे। जबकि लोअर हाउस अपर हाउस की बात करें तो अपर हाउस में ऐसे है कि हर एक यूनिट के इक्वल होंगे। तो ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान है तो वेस्ट पाकिस्तान 7। अब वेस्ट पाकिस्तान में मैंने जैसे पहले बताया कितने यूनिट्स थे, 9 यूनिट्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि और ईस्ट पाकिस्तान का 1 यूनिट है, तो टोटल कितने यूनिट्स बन गए, 10। मतलब कि वेस्ट पाकिस्तान के सॉरी अपर हाउस के जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे कहें कि 100 मेंबर्स हैं, अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि अपर हाउस में 100 मेंबर्स होंगे, तो हर एक यूनिट को कितने मिलेंगे, 10। तो ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान को कितने मिल गया, 10, जबकि वेस्ट पाकिस्तान को कितने मिल गया, 90। तो यहाँ पे मसला बन गया कि जब उन्होंने कहा जी ईस्ट पाकिस्तान जो है वहां पर 54% पॉपुलेशन है, उसको आप 10 मेंबर सिर्फ दे रहे हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान जहाँ पे 46% पॉपुलेशन है उनको आप 90 मेंबर्स दे रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट के भी इक्वल सीट्स होंगी ईच विंग की। तो उन्होंने कहा यहाँ से तो गड़बड़ हो जानी है। तो इस वजह से फिर उन्होंने ना यहाँ पर ये विंग की बजाय आप यहाँ यूनिट लिख लें। तो इस वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे उन्होंने यानी एहतजाज किया और उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और कहा कि इसमें अमेंडमेंट्स की जाए, ठीक है। तो इस अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी गड़बड़ होगी यहाँ पर, फिर उन्होंने कहा जी उर्दू विल बी आर नेशनल लैंग्वेज, यहाँ पर फिर ये बात की गई। तो इस पे वो फिर सीखपा हो गए कि भाई हमें आप फिर तंग कर रहे हैं, फिर हमें कह रहे हैं कि बंगाली को हम नेशनल लैंग्वेज नहीं कंसिडर करते, हालांकि हम 54% है पॉपुलेशन का, आप हमें आप क्यों नहीं हमें हक दे रहे हैं अपनी जुबान का। तो वहां पे ये भी मसला बन गया। तो ये पहली रिपोर्ट जो थी वो इस तरह से फेल हो गई। वो अब 3 इश्यूज जो थे मेन उनको एड्रेस करने में। उसके बाद आ जाती है जी सेकंड रिपोर्ट जो थी, या फाइनल रिपोर्ट भी इसे कहा जाता है। ये 1952 में पेश की गई। लियाकत अली खान जो थे, आपको पता है 1950 में ये वफात पा जाते हैं, अब इनको शहीद कर दिया जाता है। तो उसके बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन ये उस बनते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इन्होंने जो है फिर 1952 में रिपोर्ट जो है वो पेश करते हैं, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी अपर हाउस जो होगा, यानी जैसे आज का हमारा सेनेट है, उसके अंदर टोटल मेंबर्स जो होंगे 120 होंगे, और हर एक यानी ईस्ट पाकिस्तान के भी 60 होंगे और वेस्ट पाकिस्तान के भी 60 होंगे, दोनों को उन्होंने बराबर कर दिया। पहले क्या मसला था, पहले क्या था कि एक के पास 10 थे, ईस्ट पाकिस्तान के पास 10 थे। मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने ये 100 जो है ये अज्यूम किया हुआ है, आप लोगों ने लिखना नहीं है, मैं वैसे जनरल बता रहा हूँ कि यहाँ पर मसला ये था कि यूनिट वाइज उन्होंने कहा था हर यूनिट को बराबर हम लोग सीट्स देंगे। तो बराबर सीट्स देने के चक्करों में क्या हो गया था कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम लोग ज्यादती नहीं करते, हम दोनों को बराबर दे देते हैं। जबकि लोअर हाउस में भी उन्होंने कहा कि दोनों को बराबर, यानी अपर हाउस में भी ईस्ट पाकिस्तान को बराबर सीट्स मिल गई, लोअर हाउस में भी ईस्ट पाकिस्तान को बराबर, इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान को भी। तो यहाँ पर मसला जो था ना काफी हद तक हल हो गया था। लेकिन अच्छा, इसके साथ एक और चीज हुई कि यहाँ पे उन्होंने बंगाली को नेशनल लैंग्वेज कंसीडर कर लिया, बंगाली प्लस उर्दू दोनों को नेशनल लैंग्वेज कंसीडर कर लिया था इस रिपोर्ट में। अच्छा, यहाँ पर मसला फिर क्या हुआ, काफी हद तक तो मसला सॉल्व हो चुका था। वो कहते हैं कि ये ज्यादती है हमारे साथ कि कैसे जी। वो कहते हैं जी अगर आप थोड़ा सा देखें कि हमारी आबादी है 54%, ठीक है, उनकी है 46%। अगर आप ऐसा करते हैं कि कोई भी कानून पास अब अगर आपने करवाना हो लोअर हाउस से या अपर हाउस से, अब देखिए तो अपर हाउस की भी इतनी पावर है, लोअर हाउस की भी उतनी पावर है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा बिल है जो कि पास होना चाहता यानी ईस्ट पाकिस्तान के फायदे का है, ठीक है, तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं ये नहीं चाहते कि ईस्ट पाकिस्तान का फायदा हो, तो फिर क्या होगा कि इनकी तो
रिप्रेजेंटेशन और भी हमारे बराबर ही है, तो ये तो कभी बिल पास ही नहीं होने देंगे हमारे एक्ट में। तो उन्होंने इस तरह के कुछ एतराजात उठाए और उन्होंने कहा कि ये इस तरह से नहीं चल सकता, आप कुछ इसमें मजीद अमेंडमेंट्स करें। अच्छा, ये अमेंडमेंट्स करने के फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है उन्होंने इस पर मजीद काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि 1953 में उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को जो हटाया गया है वो थे जी ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ये किसने उठाया था? हटाया था गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, इस बंदे का नाम याद रखना है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे यानी पहला बंदा है कि जिसने ये घटिया काम की बुनियाद रखी कि प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजना स्टार्ट किया था। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जी 1953 में इसने गवर्नमेंट को हटाया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद अली बोगराज फार्मूला। उसने अब उसके बाद आता है जी, चलिए चलिए बेहतर है। तो मोहम्मद अली बोगरा जो थे ना, इन्होंने 1954 में जो है अपना एक यानी एक फार्मूला दिया कि भाई ये जो ईस्ट पाकिस्तान के मसाइल हैं इसको कैसे हल किया जा सके, उनके इश्यूज हैं। उसके लिए जो है फिर उन्होंने कहा कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के 9 यूनिट्स हैं ना, इनको उन्होंने 4 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा जी इनको 4 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें, तो 4+1 जो बंगाल का था उसको मिला के टोटल 5 हो जाते हैं। जैसे अभी मैं पहले फिर वापस आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर देखिए ना थोड़ा, तो ये कौन से थे? ये वेस्ट पाकिस्तान के इधर जो है यहाँ पर क्या है, एक यूनिट है ईस्ट पाकिस्तान का, तो इसको एक मिला के टोटल कितने बन जाते हैं? 5 यूनिट। तो पाकिस्तान के टोटल यूनिट्स कितने बन जाते हैं? 5। ये किसने बनाए थे? ये जी ख्वाजा नाज़म सॉरी मोहम्मद अली बोगरा जो थे उन्होंने बनाए थे। ये प्राइम मिनिस्टर थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया कि ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट बंगाल एक यूनिट ये है, दूसरा यूनिट पंजाब है, तीसरा यूनिट उन्होंने कहा सिंध और खैरपुर, इन दोनों को मिला के एक यूनिट बना दिया। और NWFP और ट्राइबल एरियाज इनको मिला के एक और यूनिट बना दिया। बलूचिस्तान, बलूच स्टेट्स और कैपिटल फेडरेशन और बहावलपुर स्टेट, इनको मिला के एक यूनिट बना दिया। इस तरह से 5 यूनिट्स जो थे उन्होंने बनाए। 5 यूनिट्स कैसे बने मैं फिर बता दूं कि जो वेस्ट पाकिस्तान के 9 यूनिट्स थे उनको 4 में कन्वर्ट कर दिए। ये नीचे वाले जो 4 हैं ये क्या हैं? वेस्ट पाकिस्तान के। और एक ये जो ईस्ट बंगाल जो के जिसको ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं, तो ये ईस्ट पाकिस्तान मिला के टोटल कितने बन गए? 9 यूनिट, 4 यूनिट्स। फिर कह रहा हूँ 5 यूनिट्स टोटल बन गए। तो इस तरह से 5 यूनिट्स जो है उन्होंने बनाए। और उसके बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो फेडरल लेजिस्लेचर होगा वो क्या होगा? बाई कैमरल होगा, उसमें 2 हाउस होंगे, एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा। और उन्होंने कहा जी जो सीट्स होंगी जो अपर हाउस की, ठीक है, और लोअर उन्होंने कहा जी अपर हाउस जो होगा उसमें टोटल 50 सीट्स होंगी, जबकि लोअर हाउस में यहाँ पे कितनी बनती हैं? 6390200, ठीक है, सॉरी 300। हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी जो ईस्ट पाकिस्तान होगा उसको लोअर हाउस में 300 में से कितनी सीट्स मिलेंगी? 153। ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 54% है, तो उनको सीट्स भी क्या मिलनी चाहिए? उसी हिसाब से ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ईस्ट पाकिस्तान को उन्होंने 300 में से 165 सीट्स दे दी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान की क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो उनको सीट्स उन्होंने क्या दे दी? 135 सीट्स दे दी वेस्ट पाकिस्तान को। तो ये लोअर हाउस की उन्होंने कंपोजिशन बताई। जबकि अपर हाउस में उन्होंने कहा कि टोटल सीट्स होंगी 50, और उनमें से जो ईस्ट पाकिस्तान होगा उसको हम लोग देंगे 10 सीट्स, जबकि वेस्ट पाकिस्तान को सीट्स मिलेंगी 40। ठीक है, तो इस तरह करके उन्होंने ये एक फार्मूला दिया जो कि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। उसकी वजह ये थी, अब अगर ऐड करें ना लोअर हाउस और अपर हाउस की सीट्स को, तो देखिए 165 ईस्ट पाकिस्तान की बात करो, ईस्ट पाकिस्तान के लिए आप अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों की सीट्स को ऐड करें तो 175 बनती है ना। ठीक है, तो ये 175 बनेगी। इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान की भी दोनों को ऐड करें तो ये भी 175 बनती है। तो दोनों
जो विंग्स थे पाकिस्तान के, दोनों की पार्लियामेंट में ओवरऑल दोनों हाउसेस की सीट मिला के कितनी बन रही है? 175। उन्होंने एक और बात की कि ये जो 175 है ना, ये यानी कोई भी कंट्रोवर्शियल जब इशू होगा, किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर जब लेजिस्लेशन होगी, कानून साजी होगी, उस टाइम पे कानून साजी हमेशा क्या होगी? एक ज्वाइंट सेशन होगा, यानी अपर और लोअर हाउस का क्या होगा? ज्वाइंट सेशन होगा। ज्वाइंट सेशन आज भी पाकिस्तान में होता है, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली दोनों इकट्ठे बैठते हैं। तो जो ज्वाइंट सेशन होगा, इसके अंदर क्या होगा? जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज होंगे उनके ऊपर कानून साजी होगी। और उसके अंदर उन्होंने बात की कि कोई भी कानून साजी वैलिड तब होगी जब 30% रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों विंग से हो। यानी ये जो ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान है, अगर इसका 30%, इसका भी 30% और इसका भी 30% अगर ना शामिल हो किसी की भी कानून साजी में, तो वो कानून साजी होगी नहीं। यानी अगर ऐसा हो कि ज्वाइंट सेशन बुला लिया हुआ है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के 30% वहां पे मेंबर्स नहीं है, यानी मिनिमम 30% नहीं है, तो वो फिर कानून साजी को वैलिड नहीं तस्वर किया जाएगा। तो हमेशा कानून साजी के लिए दोनों विंग्स के 30% मेंबर्स होने चाहिए। ओके, उनकी रजामंदी होनी चाहिए एटलीस्ट 30% की। उसके बाद फिर हम कानून साजी को वैलिड तस्वर करेंगे। तो ये बात जब की गई तो ईस्ट पाकिस्तान वालों ने खुशी खुशी तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया। और दूसरा, फिर उन्होंने बंगाली और उर्दू को भी ऑब्वियसली अगेन नेशनल लैंग्वेज के कंसिडर कर लिया, और उनका तकरीबन सारे मसाइल जो हल हो गए। और अब उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को भेज दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसकी ड्राफ्टिंग के लिए उन्होंने भेज दिया। अब चक्कर क्या होता है, यहाँ से आगे ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है जी? कौमी असम्बली जो है डिसॉल्व हो जाती है। कौमी असम्बली कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वो असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है उसको बात करते हैं हम लोग। एक है जी, एक कानून था प्रोडा एक्ट, जिसे प्रोडा कहते हैं, प्रोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन एक्ट। ये एक एक्ट था जिसके तहत ना, जो गवर्नर जनरल होता था ना, गवर्नर जनरल, वो किसी भी मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर जो होता था, उसको क्या कर सकता था? डिस्क्वालीफाई कर सकता था। अच्छा, मजे की बात यह है कि गवर्नर जनरल किसी को जब डिस्क्वालीफाई करता था ना, तो उसके अगेंस्ट यानी गवर्नर जनरल के किसी भी एक्ट के अगेंस्ट उसने किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी को नाअहल कर दिया, तो उसके किसी भी एक्ट के अगेंस्ट वो अपील भी नहीं कर सकते थे लोग। यानी वो अगर गवर्नर जनरल ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया है ना, तो उसके खिलाफ अपील जो होती थी, वो किसी भी अदालत में अपील करने की इजाजत नहीं थी। अब क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये एक सेक्शन ऐड करती है इंडिया, ये जो हमारे पास था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर एक सेक्शन वो ऐड करते हैं 223A। ये 223A जो है, ये राइट देता है लोगों को कि वो गवर्नर जनरल के किसी एक्शन के अगेंस्ट क्या कर सके। गवर्नर जनरल की कोई भी उसने काम किया है ऐसा, किसी को नाअहल करार दिया है, किसी असेंबली को तोड़ा है, या कोई और काम किया है, तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकते थे? सुपीरियर कोर्ट्स जो थी वहां पर जाके अपील दायर कर सकते थे। यानी सिंध असेंबली में, सिंध को उस टाइम पे दो कोर्ट्स होती थी, एक लाहौर चीफ कोर्ट थी और एक सिंध चीफ कोर्ट थी, और एक फेडरल कोर्ट होती थी। ये तीन कोर्ट्स उस टाइम मेन होती थी। इन कोर्ट्स में वो जाके क्या कर सकते थे? अपील दायर कर सकते थे इस एक्ट के तहत। अब होता क्या है कि ये लोग ना, जब ये चीज सारी हो जाती है, इस टाइम पे भी गवर्नर जनरल को कोई मसला नहीं होता कि सेक्शन 223A आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मसला यहाँ पर आता है, एक और अमेंडमेंट वो पास करते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 9, 10, 10A और 10B, ये चार सेक्शंस को वो खत्म कर देते हैं, इनको अमेंड कर देते हैं, इनको अमेंड करके या इनको कह ले रिमूव कर देते हैं ऐसे। अब ये क्या थे? ये बेसिकली ये थे कि ये सेक्शंस गवर्नर जनरल को पावर देते थे कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता था। यानी इन सेक्शंस के अंदर ये था कि प्राइम मिनिस्टर जो है या उसकी कैबिनेट जो है, वो क्या कर सकती है? यानी वो उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में रह सकती है, मतलब वो काम कर सकती है, अपने ओहदे पे रह सकती है, जब तक गवर्नर जनरल खुश है।
यानी जब गवर्नर जनरल की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, गवर्नर जनरल को पसंद नहीं है, बिला वजह भी वो इनको इन सेक्शंस के जरिए वो क्या कर सकता था, रिमूव कर सकता था। अब ये जो 3-4 सेक्शन से इनको उन्होंने रिमूव कर दिया। किसने रिमूव किया? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने। अब गवर्नर जनरल को गुस्सा आता है, वो कहते हैं आपकी जरूरत कैसे हुई? तो वो जब ये मसला होता है तो गवर्नर जनरल 1954 में वो पकड़ते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उड़ा देते हैं। वो कहते हैं भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इलीगल है, क्योंकि इसने क्या कर दिया है। ऑब्वियसली उन्होंने ये गुस्सा तो इस बात की था ना कि मेरे इख्तियारात कम कर दिए हैं। ठीक है, 9, 10 और 10A 10B जो है ये इख्तियारात थे गवर्नर जनरल के। तो उसको गुस्सा ये था कि मेरे इसने इख्तियारात कम कर दिए, लेकिन उसने बहाना ये लगाया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है उनका जो ट्रस्ट है उसको लूज कर चुकी है, क्योंकि इतनी देर हो गई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाया। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि असल में 1954 में ईस्ट पाकिस्तान में कुछ इलेक्शंस हुए थे। तो वो जो इलेक्शन हुए थे ना ईस्ट पाकिस्तान में, उसके अंदर मुस्लिम लीग जो थी वो बुरी तरह हार गई थी। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेंबर्स थे ये कौन से थे? ये बेसिकली मुस्लिम लीग के थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी ना, ऑल इंडिया उस टाइम होती थी, मुस्लिम लीग उसके मेंबर्स थे। तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में हार गई है, तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो ईस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते ही नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये असेंबली ही क्या है, ये अवाम की जो नुमाइंदगी नहीं करती, इस वजह से गवर्नर जनरल ने इसको हटा दिया। हालांकि गुस्सा किस बात का था? ये इख्तियारात कम करने का। अब ये जब सारा मसला होता है तो आगे आ जाता है जी मौलवी तमीजुद्दीन केस। ये जो मौलवी तमीजुद्दीन थे ये बेसिकली उस टाइम पे जो असेंबली होती थी ना उसका, आज जैसे स्पीकर होता है ना असेंबली का, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट होता था, यानी प्रेसिडेंट होता था। तो ये जो मौलवी तमीजुद्दीन थे ये क्या, ये कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे उस असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीफ कोर्ट ऑफ सिंध जो थी उस टाइम पे, जो आज जैसे हाई कोर्ट जिसे हम कहते हैं ना, उस टाइम पे क्या कहते थे? चीफ कोर्ट। चीफ कोर्ट ऑफ सिंध जो थी उसके अंदर अपील दायर की गवर्नर जनरल के इस एक्शन पर के अगेंस्ट के। गवर्नर जनरल ने जो असेंबली को खत्म किया है ये क्या है, ये गलत किया है, यानी ये इलीगल है। उन्होंने इस पे अपील दायर की। उसके नतीजे में जो सिंध चीफ कोर्ट थी उसने फुल बेंच बनाया, फुल कोर्ट बेंच बनाया, और उसने ये फैसला दिया, यानी एक मुतफिका फैसला था, यूनानी मसली उन्होंने फैसला दिया कि गवर्नर जनरल का ये जो एक्ट है ये क्या है, ये इलीगल है, और उन्होंने असेंबली को रिस्टोर कर दिया मौलवी तमीजुद्दीन के केस में। ये किसने किया था? चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट जब ये फैसला आता है ना, तो मौलवी तमीजुद्दीन केस के जो ये जो चीफ कोर्ट्स सिंध का जो फैसला आता है, इसके अगेंस्ट एक और अदालत होती थी फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया जाता है, उसके खिलाफ अपील की जाती है सिंध चीफ कोर्ट के फैसले के खिलाफ। जब अपील की जाती है तो उसके नतीजे में फैसला आता है, और वो क्या करते हैं असेंबली को, वो कहते हैं गवर्नर जनरल ने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अब उन्होंने, अब ये क्या हुआ, क्या थोड़ी सी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। ये जो आपको याद है सेक्शन 223 है, ये जो सेक्शन 223A है ना, ये बेसिकली क्या था कि गवर्नर जनरल का कोई भी एक्शन जो होता था ना उसके अगेंस्ट क्या होता था, ये सेक्शन इख्तियार देता था लोगों को कि वो क्या कर सकते हैं, सुपीरियर जुडिशरी के पास, सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं उनके पास जाकर अपील कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? गवर्नर जनरल के एक्शन के अगेंस्ट। तो अब ये जो सिंध कोर्ट थी ना, सिंध चीफ कोर्ट जो थी, इसने कहा कि 223A जो है उसके तहत हम ये अपील सुन सकते हैं। जबकि गवर्नर जनरल का जो वकील था ना उसने कहा था कि 223A के तहत, क्योंकि 223A जो है ये बेसिकली एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो कि अभी तक इस एक्ट को जो गवर्नर जनरल है उसने इसके ऊपर साइन नहीं किए। ठीक है, गवर्नर जनरल ने इसके ऊपर साइन नहीं किए, तो लिहाजा ये एक्ट बन ही नहीं सकता। जैसे आज भी ऐसे होता है ना कि प्रेसिडेंट के साइन के बगैर कोई भी पार्लियामेंट का जो कानून बना होता है वो कानून नहीं बन सकता। तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा, यानी उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था
उसने कहा जी 223A जो है इसके ऊपर अभी तक गवर्नर जनरल ने साइन नहीं किए, तो लिहाजा ये क्या है, ये एक्ट है ही नहीं, ये कानून का हिस्सा ही नहीं है, तो लिहाजा सिंध कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट जो गवर्नर जनरल का एक्शन है उसके अगेंस्ट अपील को सुन ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब जबकि सिंध कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, सिंध कोर्ट ने कहा कि जी सुन सकती है और जरूर सुन सकती है। ठीक है, उन्होंने इस बात पे जो है ना अपनी जो रूलिंग दी कि सिंध कोर्ट सुन सकती है, क्योंकि उसकी उन्होंने जो वजह दी थी ना वो ये थी कि मैं वजह आपको बता देता हूँ थोड़ी सी सिंपली बात बताता हूँ। ये 223A या कोई भी जो सेक्शन उस टाइम जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब भी कोई कानून पास करती थी ना, उसके ऊपर गवर्नर जनरल के साइन की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ किसकी जरूरत होती, जो प्रेसिडेंट होता था ना असेंबली का, उसके साइन की जरूरत होती थी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता था असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता था, उसके जब सिग्नेचर हो जाते थे तो वो क्या हो जाता था, वो कानून बन जाता था। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक्शन उठाया या एक कह लें कि बात की, वो क्या थी, गलत थी। तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि वो यहाँ से अब ऑब्वियसली सिंध चीफ कोर्ट जो है वो उनकी बात नहीं मानती और वो असेंबली को दोबारा बहाल कर देती है, और उसके नतीजे में ये लोग चले जाते हैं कहाँ पर, फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट जो है वो 223A की बुनियाद पर कहती है कि जी सिंध कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत है, क्योंकि सिंध कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं है 223A के तहत फैसला करने का, क्योंकि 223A जो है इसके ऊपर क्या है, गवर्नर जनरल की सिग्नेचर नहीं हुए। अब यहाँ पर जो फैसला आता है ना, मैंने जैसे बताया सिंध चीफ कोर्ट में जो फैसला आता है वो क्या था, यूनानिमस होता है। यहाँ पर जो आता है वो 4-1 से आता है, यानी 4:1 से आता है, यानी 5 जज का 5 रुकनी बेंच होता है जजेस का, उसमें 4 रुकनी कहते हैं कि ये सिंध कोर्ट का फैसला गलत है, जबकि एक जज जो है जस्टिस कार्नीलियस जो है, ये बहुत ही आला पाए के जज थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जस्टिस कार्नीलियस, इन्होंने कहा कि ये फैसला जो है ये चीफ कोर्ट जो सिंधी की है उसका फैसला ठीक है, गवर्नर जनरल का एक्शन जो है वो इलीगल है। लेकिन ये 4 जज एक साइड पे खड़े हो गए और इन्होंने जो पहली दफा एक कह लें कि एक गवर्नमेंट को एक एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक असेंबली को तोड़ने का जो अमल था उसको उसकी हिमायत कर दी। ठीक है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक रास्ता बन गया। आज भी क्या हो रहा है, इतनी दफा हमारी असेंबलियां जो है वो टूटी हैं, इतनी दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको घर भेजा गया। तो ये पहली दफा जो है ना, ये जो 4 जजेस थे, इनका उस टाइम पे जो चीफ जज था उसका नाम था जस्टिस मुनीर। आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा नाम इसका भी लिया जाता है। जस्टिस मुनीर जो थे ये उस टाइम पे थे, और ये ये जो क्या लें कि बेंच था इसकी सरबराही कर रहे थे। और जस्टिस मुनीर जो थे उनको आज भी तारीख में बड़े ही कह लें कि गलत लफाज में याद किया जाता है। ठीक है, तो बता ये रहा हूँ कि इसके नतीजे में क्या हुआ, मौलवी तमीजुद्दीन का जो फैसला केस का जो फैसला सिंध कोर्ट ने दिया था वो रिजेक्ट हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल की बात को मान लिया जाता है। और मैंने अभी यहाँ पे जो बारीक बात है वो ये बताई है, उन्होंने ये कहा था कि 223A जो है वो जिसके तहत सिंध चीफ कोर्ट ने ये मौलवी तमीजुद्दीन केस सुना है, वो सेक्शन वैलिड नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल ने इसके ऊपर साइन नहीं किए। ये बात आपने याद रखनी। फिर बताता हूँ कि सिंध कोर्ट ने जो यानी जो फेडरल कोर्ट है, इसने सिंध कोर्ट का जो फैसला खत्म किया था, उन्होंने किस बात पर खत्म किया था कि 223A जो सेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला जो है, उसका ये एक्ट वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नर जनरल ने साइन नहीं किए। ये बात आपने बस याद रखनी। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये असम्बलियां जो है उनकी यानी वैलिडेशन आ जाती है फेडरल कोर्ट की तरफ से, और वो कहते हैं जी तमीजुद्दीन केस का जो फैसला सिंध कोर्ट ने किया था वो गलत है, और असम्बलियां टूट गई हैं और बात खत्म। अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो है वो एक इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस देता है, इसका एक सेक्शन 2 है, उसका सेक्शन 2 जो था ना इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस का, इसके तहत उन्होंने क्या किया कि वो तमाम एक्ट यानी वो तमाम सेक्शंस या वो तमाम अमेंडमेंट्स जिनके ऊपर
प्रेसिडेंट ये गवर्नर जनरल ने साइन नहीं किए थे और वो इनवैलिड करार दे गई हैं, क्योंकि फेडरल कोर्ट ने कह दिया ना कि जिस अमेंडमेंट के ऊपर, जिस सेक्शन या जिस कानून साजी के ऊपर गवर्नर जनरल के साइन नहीं है, वो क्या है, इनवैलिड है। तो इसने क्या किया कि अब बहुत सारी, तकरीबन कहते हैं कि 46 के करीब, क्या 46 के करीब ऐसे सेक्शंस थे जो इनवैलिड हो गए थे। 46 के कितने हो गए थे, ये 46 सेक्शंस इनवैलिड हो गए थे इस जजमेंट के बाद, क्योंकि जब फेडरल कोर्ट कहती है कि जी गवर्नर जनरल के साइन के बगैर जो है वो कानून ही नहीं है, तो फिर ये जो बहुत सारे ऐसे सेक्शन जिनके ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट जो था असेंबली का उसके साइन थे, वो सारे इनवैलिड हो गए। और उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि ये भाई साहब जो है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो है, ये एक इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, और वो जितनी भी अमेंडमेंट्स थी, जितने भी सेक्शंस इनवैलिड हुए थे, उनको क्या करते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं कि वो सारे क्या है, आज से वैलिड है, वो सारे क्या है, आज से वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पर मसला बनता है, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अब यूसुफ पटेल जो थे ना, एक ये बंदा जो था ना, ये इसको एक सेक्शन था 92A के तहत इसको गुंडा बना, यानी इसको गुंडा डिक्लेयर किया गया था। इसके ऊपर यानी एक सजा इसको हुई थी। अब इसके सजा के खिलाफ ना ये बंदा फेडरल कोर्ट में चला जाता है और अपील दायर करता है। फेडरल कोर्ट में जाके क्या करता है, अपील करता है कि भाई ये जो 92A था ना, ये कब बना है, 92A जो है ये इनवैलिड है, जिस सेक्शन के तहत मुझे सजा दी गई है वो क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नर जनरल के साइन ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मसला बनता है, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी। गवर्नर जनरल के नहीं, कि अगर इसके ऊपर साइन नहीं है तो फिर मुझे क्यों गुंडा डिक्लेयर किया गया, ये सेक्शन ही इनवैलिड है। और यहाँ पर फिर चीफ जस्टिस मुनीर जो है, जस्टिस मुनीर को अब समझ आती है कि मैंने क्या चुस मार दिया, मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। उस वक्त वो बंदा जो है ना फिर एक्ट करता है, और वहां पर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है उसकी बुनियाद पड़ती है। अब ये क्या, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाता है कि भाई आपने जब शुरू में कह दिया कि गवर्नर जनरल जिसके ऊपर साइन नहीं करता वो सेक्शन इनवैलिड है, तो बहुत सारे बंदे जिनको उन सेक्शंस के जरिए सजा हुई थी वो तो अपीलें लेके अदालतों में पहुंच गए, भी हमें सजा जिस सेक्शन के जरिए हुई है वो तो सेक्शन इनवैलिड है, लिहाजा हमें बरी किया जाए। तो मसला बन गया। जबकि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ने जो ये इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस के जरिए उन अमेंडमेंट्स को वैलिड करार दिया, ये जो बात थी ये भी गलत थी। ये इस वजह से गलत थी क्योंकि जिस असेंबली ने अमेंडमेंट्स की थी वो तो असेंबली मौजूद नहीं थी, क्योंकि उस असेंबली को तो खुद गवर्नर जनरल ने हटा दिया था। तो उस असेंबली की हुई अमेंडमेंट्स को बाद में गवर्नर जनरल वैलिड करार नहीं दे सकता। ठीक है, अगर वो असेंबली मौजूद होती तो फिर गवर्नर जनरल उसकी की हुई अमेंडमेंट्स को वैलिड करार दे सकता था, अब नहीं दे सकता, अब टाइम ओवर हो चुका है। तो अब ये भी मसला बन गया कि गवर्नर जनरल ने जो ये इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंडमेंट्स को वैलिड करार दिया, ये भी गलत हो गया। और ऊपर से ये लोग जितने भी गुंडे बदमाश थे ये भी पहुंच गए कि हमें भी माफी दो, कि हम भी बरी कर दे। तो यहाँ पर मसला बन गया। तो इस टाइम पे आगे फिर हिस्ट्री में क्या होता है, ये बात जो है हम लोग फिर कभी करेंगे जब हम आगे चलेंगे, तो ये आगे बड़े मसले पैदा होते हैं फिर। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और बड़ा क्वेश्चन उठता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आपने तोड़ दी, नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ से आएगी। ऑब्वियसली नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन करवाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है आपको। अब मैंने जैसे बताया ना कि इलेक्शन करवाने के लिए तो आपको सबसे पहले तो ये चाहिए ना कि किस सूबे को कितनी आपने सीटें देनी है। जब आपने ये डिसाइड अभी तक नहीं कर सके, और जिस बंदे ने डिसाइड किया था उसकी गवर्नमेंट को आपने हटा दिया, मोहम्मद अली बोगरा की गवर्नमेंट को, तो फिर तो मसले बन गए ना। तो अब ये सारी चीजें जो है इसके इसके बाद जो है एक पाकिस्तान की तारीख से का यानी क्या लेंगे सबसे क्या लेंगे एक डार्क इरा था ये जो खास तौर पे 1954 से 1956 तक इसके अंदर जो जो कुछ हुआ है, अगर बंदा ये देख ले तो पाकिस्तान के आज के जो हालात हैं वो उस तरह के नजर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक आज का हम यूसुफ पटेल का केस जो है यहाँ तक मैंने आप छोड़ा है। इसके आगे बहुत सारी चीजें और भी हैं, वो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।